नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे प्लेटफॉर्म भावना एजुकेशन हब में। फ्रेंड्स, हमारी एक सीरीज चल रही थी हाउ टू स्कोर 110 प्लस इन जीएस पेपर फर्स्ट, जिसमें हम लोगों ने 2023 का पेपर सॉल्व किया था। काफी विस्तार से सॉल्व किया था, जिसमें मैंने आपको बताया था आपको क्या क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, और जो आपने पढ़ा है, जो आपने नॉलेज गेन की है, उसका एक्चुअल पेपर में इस्तेमाल कैसे करना है। तो मैंने 2023 का पेपर तो आपको काफी विस्तार से सोल्व कराया था। इसके बाद हम लोग 2022 का पेपर कर रहे थे। उसमें मैंने 1 से लेकर 25 तक क्वेश्चन कर रखे थे। हम लोग उसके आज आगे कंटिन्यू करते हैं। आई होप आप लोगों को कुछ हेल्प मिल रही होगी ना, कुछ तो कॉन्फिडेंस आ रहा होगा। एक्चुअली क्या होता है, जो यूपीएससी का जो पूरा पेपर है ना, वो दो चीज चाहिए उसमें। एक तो आपकी एक तो नॉलेज हो गया, दूसरा आपका जो कॉन्फिडेंस है ना, वो मैटर करता है। ठीक है, तो ये तो आप लोगों के पास कूट कूट के भरा हुआ है। स्पेशली जो पीटी का पेपर है ना, यूं तो ये जो कॉन्फिडेंस है हर स्टेज में चाहिए, प्री मेंस इंटरव्यू हर जगह चाहिए। लेकिन जो पीटी वाला है ना, जिसमें बात चलती है कि अनप्रेडिक्टेबल है, कहीं से कुछ भी आ जाता है, तो उसमें थोड़ा सा ना आपको कॉन्फिडेंस ज्यादा चाहिए होता है। ठीक है, और ये कहाँ से आएगा? जब आप पी वाई क्यू करोगे। ठीक है, आप पी वाई क्यू करोगे ना, तो आपको लगेगा कि हाँ, आप राइट ट्रैक पे चल रहे हो, जो आप पढ़ रहे हो ना वही पेपर में पूछा जा रहा है। ठीक है, और जो थोड़ा सा अनप्रेडिक्टेबिलिटी होती है, उसको हम लोग लॉजिकल गेसिंग, एलिमिनेशन, उसके माध्यम से बता रहे हैं। ठीक है, पेपर फर्स्ट को लेकर मेरा एक्सपीरियंस काफी अच्छा रहा है। 2022 के पेपर में मैंने 115 स्कोर किया था। काफी अच्छे मार्क्स थे। आई थिंक कट ऑफ जो थी ना 85 समथिंग के करीब हुई थी। उस हिसाब से तो काफी अच्छा है ना, मैंने 20-30 नंबर का लीड लिया हुआ था। ठीक है, तो वही हम लोग डिस्कस कर रहे थे। तो आज हमारे इसका दूसरा पार्ट है। 1 से 25 हम लोगों ने कर रखा था, उसके आगे आगे कंटिन्यू करते हैं। इसका पहला क्वेश्चन था, आई मीन 26वां क्वेश्चन है ये सेट का, 26 क्वेश्चन है। अक्सर समाचारों में सुनाई देने वाला शब्द लेवेंट मोटे तौर पर निम्नलिखित में से किस क्षेत्रों से संगत है? ये वाला क्वेश्चन वही है जो मैप वाले क्वेश्चन है ना, जो अक्सर न्यूज में रहते हैं और यूपीएससी पूछ रही है। हम लोगों ने विस्तार से बात की थी। इवन जो 23 वाले क्वेश्चन था ना, उसमें 4-5 क्वेश्चन ऐसे थे ना जो सीधा मैप से आए थे, या फिर कोई जगह जो है वो न्यूज में रही है किसी वजह से, और यूपीएससी ने उसका पूछ लिया है। तो सेम यही भी था। आपने वो सुना होगा ना, ये आईएसआईएस वाले, इनको जो इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड सीरिया। ठीक है, तो इसी को ये वाला एक ये भी था, इसी का नाम ये था ISIL। तो ये जो लेवांत वाला रीजन था ना, इस वजह से न्यूज में था। कुछ लोगों ने करंट में उसको कर रखा था किसी किसी कोचिंग ने। ठीक है, तो इसका आंसर यही था। पूर्वी भूमध्य सागरीय तट के पास का जो क्षेत्र होता है ना, जो मेडिटेरेनियन सी है, उसका जो पूर्वी वाला हिस्सा है जो इजराइल से टच करता है, ठीक है, उसी को क्या बोलते हैं? लेवांत। ठीक है, लेवंत। और ये वाला रीजन ना अभी भी न्यूज में है। वो जो इसराइल और हमास के बीच में जो वॉर चल रही है ना, उसकी वजह से ये न्यूज में है। तो मे भी चांसेस है ना, इस बार भी पूछा जा सकता है। ये वाला रीजन जो है ना, यूपीएससी का बड़ा ही फेवरेट है। तो आप लोग जो भी तैयार करना होगा इस रीजन से, जहां से करना होगा, मैंने सोर्स बता रखे थे। एक बार अपना बेसिक एटलस से कर लोगे, उसके बाद जो कोचिंग वाले जिन्होंने कराया होगा ना मैप, जिनका भी अच्छा होगा, आप लोग वहां से प्लीज कवर कर लोगे। तो ये हो गया। ठीक है, तो यानी कि अगर किसी क्षेत्र का कोई वैकल्पिक नाम है ना, अक्सर हम लोग सुनते नहीं है लेवांत वाला रीजन का नाम, तो आप लोग देख लोगे ना, अगर किसी क्षेत्र का कोई वैकल्पिक नाम है तो आप लोग उसको देख लोगे। ठीक है, तो इसका आंसर क्या था? लेवांत था। अगर किसी ने नहीं सुन रखा था ना, तो उसके लिए काफी टफ था कि यार, चार तो बिल्कुल सेम सेम है, कौन सा होगा पता नहीं। ठीक है, बट मेरा ही सही गया था। मैंने ये अटेम्प्ट किया था, मेरा आंसर सही था। तो ये था। और आप लोग आगे क्या करोगे ना, उसके लिए मैंने बता दिया आपको। हम्म मैथ के क्वेश्चन सच में यूपीएससी में ना बहुत इजी आते हैं प्रीलिम्स वाले क्वेश्चन में। एक तो इनमें बड़ा अच्छा खासा जो आपका एलिमिनेशन है वो करता है। दूसरा, आप प्रिडिक्ट कर सकते हो ना, मतलब साल भर पहले ही प्रिडिक्ट कर सकते हो कि कौन सा क्वेश्चन आएगा। ये वाला क्वेश्चन जो ना, ऐसी कोई भी कोचिंग नहीं थी ना जिन्होंने इसको कुछ अपने टेस्ट सीरीज में शामिल ना किया था। तो ये तो आई थिंक पेपर आउट था पहले से ही, क्योंकि इसको ना, जो यूएसए था, अमेरिका था, वो अफगानिस्तान को छोड़ के गया था तालिबान के हाथों में। ठीक है, तो उस समय बहुत ही चर्चित था और कोचिंग वालों ने कवर भी किया था। वो जो अपनी सीरीज चलाते हैं ना, रीजन इन न्यूज या फिर जो भी है प्लेसेस इन न्यूज, ठीक है, वहां भी कवर उन्होंने किया था। प्लस जितनी टेस्ट सीरीज थी ना, सबने इसको कवर किया था। तो इसका आंसर क्या था? आपको पता होना चाहिए कि निम्नलिखित में से कौन सी जो है कंट्रीज की जो सीमाएं होती हैं वो अफगानिस्तान को टच करती हैं। तो इसमें कौन हो जाएगा? और यहाँ अगर आपको नहीं पता होता ना, तो ये वाले जो
क्वेश्चन का जो तरीका था ना फॉर्मेटिंग का, इसमें एलिमिनेशन बहुत अच्छा वर्क करता है, तो आप एलिमिनेट भी कर सकते थे। जैसे एक चीज बस आपको पता होना चाहिए था कि जो अजरबैजान होता है वो तो बहुत ऊपर था, ठीक है, और ऐसा ये वाला नहीं है कि जो आपको पता नहीं होगा, क्योंकि अजरबैजान और आर्मेनिया इन दोनों के बीच में वार हुआ था, तो हम लोगों ने कवर किया होगा, तो मैंने तो यहीं से किया था एक्चुअली। मैं उस समय भूल रहा था ना कि कौन कौन से एक्चुअली टच करता है, बट मुझे ये पता था ना कि अजरबैजान जो है वो तो काफी ऊपर पड़ जाता है, तो बस उसी को आप पकड़ के एलिमिनेट करते जब ना, तो आपका जो राइट आंसर है तुरंत आ जाता। ऑल्दो ये आपको ना बिल्कुल फिंगर पे पता होना चाहिए था, इसको इतना प्रिपेयर कर सकते थे आप, बट उस समय मैं खुद भूल रहा था, बट एलिमिनेशन से इसका आसान हो गया था, ठीक है। तो इसका आंसर क्या था? 3, 4 एंड 5। 3, 4 एंड 5। बहुत इजी क्वेश्चन था, 2 नंबर आपके फ्री में थे। भारत के संदर्भ में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार कीजिए। ठीक है, इसमें भी चार ऑप्शन है और 4 स्टेटमेंट है। यूपीएससी का जो ये वाला फॉर्मेटिंग का पैटर्न था ना, जो क्वेश्चन पूछने का पैटर्न था, इसमें आपको दो जगह से हेल्प होती थी। एक तो जो ये स्टेटमेंट फ्रेम करती थी यूपीएससी, वहां से हेल्प मिलती थी, प्लस ये जो इन चारों स्टेटमेंट का जो ये संयोजन बनता था ना, उसमें बड़ी हेल्प मिलती थी। आपको कुछ ना कुछ पता होता था, तुरंत एलिमिनेट करते आपको सीधा आंसर आ जाता, ठीक है। तो लेकिन इस बार जो 2023 वाला था ना, वो थोड़ा टफ हुआ था इसकी वजह से। क्यों? क्योंकि ये वाला जो नीचे से आपको सुविधा मिलती थी वो तो खत्म हो गई थी, तो सिर्फ और सिर्फ आप यहाँ पे वर्क कर सकते थे, ठीक है। कुछ गेस करो, आपको या तो नॉलेज हो या फिर थोड़ा कुछ वर्ड्स पकड़ो कि ये नहीं होगा ये होगा। तो इसका पहला क्या होगा? जो मोनाजाइट है दुर्लभ मृदाओं का स्रोत है। दुर्लभ रेयर अर्थ जो एलिमेंट्स होते हैं ना, जो तत्व, मृदा नहीं होगा, दुर्लभ जो तत्व होते हैं उनका स्रोत है, यस। लेकिन अगर नहीं पता है ना कि ये जो मोनाजाइट होता है, जैसे हम लोगों ने क्या सुन रखा है कि हाँ, जो मोनाजाइट होती है वो कोस्टल एरियाज में यहाँ पे पाई जाती है, और इससे क्या मिलता है? थोरियम, ठीक है। और कुछ हम लोगों ने क्या पढ़ रखा होगा कि जो थोरियम जो होता है वो आपका थर्ड जनरेशन जो आएगी ना, उसमें हम लोग इससे एनर्जी प्राप्त करेंगे। हमें हमारी बेसिक नॉलेज ना सिर्फ इतनी होती है, इतना ही करोगे तो भी काम बन जाएगा आपका, ठीक है। तो मान लो अगर पहला आपको नहीं आ रहा है, ठीक है, आपको सुन रखा है कि जो मोनोजाइट से होता है थोरियम मिलता है, आपने ये नहीं सुन रखा है ना कि यहाँ से दुर्लभ जो मृदा तत्व होते हैं, रेयर अर्थ एलिमेंट्स होते हैं, वो मिलते हैं। तो आप इसको स्टैंड बाई पे रखिए, ठीक है। दूसरा क्या करते हैं आप, ये तो आपको पता होना चाहिए ना कि मोनाजाइट में थोरियम होता है, वेल नोन फैक्ट है। अगर इतना नहीं पता है तो फिर चिंता की बात है। तो दूसरा तो इतना पक्का पता है ना कि दूसरा इसका सही है, तो दूसरा देख लो आप, एक ऑप्शन गया गया ना, बाकी 3 बचे आपके। तीसरा यहीं से काम बन जाएगा। जो भारत की समस्त तटवर्ती बालुकाओं में मोनाजाइट प्राकृतिक रूप में होता है। समस्त तटवर्ती बालुकाएं, ठीक है। क्या बोल रहा है कि जो मोनाजाइट होता है ना, ये जो सारा तटीय क्षेत्र होता है, सारी जगह, यहाँ 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 पूरा यहाँ पे पाया जाता है क्या? नहीं, कुछ ही स्टेट में, मतलब ईस्टर्न कोस्ट पे भी पाया जाता है, वेस्टर्न कोस्ट भी पाया जाता है, बट सारे में नहीं पाया जाता है, इतना तो पता होगा। और जो हम लोगों ने एक्सट्रीम की बात करते हैं ना, जो एलिमिनेट करने के लिए बोलते हैं कि जो बहुत एक्सट्रीम बोलता है ना, वो गलत होता है। तो जैसे इसके लैंग्वेज की फ्रेमिंग देखोगे ना कि मोनाजाइट अकर्स नेचुरली इन द इंटायर इंडियन कोस्ट, ठीक है, तो ऐसा तो गलत बोल रहा है ना, तो तीसरा पक्का गलत हो जाएगा, ठीक है। अब जहां आप तीसरा एलिमिनेट करोगे, आपका आंसर आ गया 1 2 का 4। इजी था ना? आपको चौथा पता हो ना पता हो डजेंट मैटर, आपको तीसरा यही होता है ना यूपीएससी में, अपने ना नॉलेज पे आप लोग भरोसा रखिए। जो आप लोगों ने पढ़ रखा है एटलीस्ट वो सही हो, ठीक है, उस पर रहिए। अगर वही करेंगे ना तो आपका आराम से काम बन जाएगा, ठीक है। तो ये तो हम लोगों ने पढ़ रखा है ना, अगर नहीं भी पढ़ रखा है तो एलिमिनेशन से जाइए कि पूरे कोस्ट में तो नहीं पाया जाएगा, ठीक है। तो यहां से आपका आंसर आ जाएगा। और एक फैक्ट देख लीजिए कि भारत में जो केवल सरकारी निकाय ही है ना, वो मोनाजाइट संसाधित या निर्यात कर सकते हैं। तो ये फैक्ट है। अब आगे के लिए आप याद कर लीजिए कि सिर्फ और सिर्फ जो सरकार का ही इसमें हस्तक्षेप होता है। कुछ अगर ये वाला मटेरियल है, न्यूक्लियर फिजाइल मटेरियल होते हैं ना, यूरेनियम हो गया, थोरियम हो गया, तो इसमें कोई प्राइवेट कंपनी नहीं इन्वॉल्व है, ठीक है। इजी क्वेश्चन था। आगे के लिए वही कर लोगे कि जो आपके रेयर अर्थ एलिमेंट है ना, उनके बारे में कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, ठीक है, उनके निष्कर्षण में कौन कौन सा कंपनी इन्वॉल्व है, प्लस भारत की क्या पोजीशन है, ये सब आप लोग गूगल कर लोगे, ठीक है। तो ये वाला इजी क्वेश्चन था, आराम से हो जाना चाहिए था। उत्तरी गोलार्ध में वर्ष का जो सबसे लंबा दिन होता है, वर्ष का जो सबसे लंबा दिन होता है, आमतौर पर कब होता है? ठीक, बेसिक एनसीईआरटी। अगर आपको ज्योग्राफी की बिल्कुल हल्की सी भी समझ है ना, ज्योग्राफी की आपकी बिल्कुल हल्की सी समझ है, तो ये क्वेश्चन तो होना ही चाहिए था।
हम लोग पढ़ते हैं ना कि जो अर्थ जो होती है वो सन के अराउंड रिवॉल्व करती है, तो उससे 2-3 पोजीशंस बनती हैं, ठीक है। तो उसमें आप लोगों ने ये नाम सुन रखा है ना, सोलर सोलेस्टिस, ठीक है, सोलर सोलेस्टिस सुन रखा है ना। तो बताइए उत्तरी गोलार्ध में कब होता है? उत्तरी गोलार्ध में जो होता है वो सबसे लंबा दिन कब होगा? जब सन होता है, सन होता है जब अगर कर्क रेखा पे ये जो 23.5 नॉर्थ है ना, जब उसकी जो सीधी किरणें जो होती हैं कर्क रेखा पे पड़ती हैं, तो उत्तरी गोलार्ध में क्या होता है? सबसे लंबा दिन होता है। और ये कब होता है आपका? ये होता है 21 जून को, ठीक है ना। तो बस यही फैक्ट आपको पता होता हो जाता। जून महीने का पहला पखवाड़ा होता है क्या? पखवाड़ा मतलब समझते हैं ना, एक पक्ष, हाँ 15 वाला, ठीक है। तो पहले पखवाड़े में तो नहीं पड़ता है ना, जून महीने का जो दूसरा पखवाड़ा होता है उसमें पड़ जाता है। 21 तारीख तो वही पड़ती है ना दूसरे हाफ में। तो जून महीने का जो दूसरा पखवाड़ा होता है उस दिन क्या होता है? वर्ष का जो सबसे लंबा दिन होता है वो होता है। और पता है इसी से ना क्वेश्चन आई थिंक पिछले साल भी कुछ पूछा था ऐसे ही। बस यही आपको मूवमेंट पता होती ना कि ये कहाँ पे सूर्य जो होता है उस वर्ष के समय कहाँ पे लाई करता है, तो वहीं से आ जाता। तो आप लोग देख लोगे कि किस दिन कर्क रेखा पे पड़ता है, किस दिन आपका ऐसे ही विंटर सोलेस्टिस है ना, तो किस दिन मकर रेखा पे पड़ता है। इक्विनॉक्स की कंडीशन आती है, ठीक है, कि कब भूमध्य रेखा पे 2 बार एक्चुअली होता है वर्ष में, 2 बार जो होता है ना यहाँ पे पड़ता है, ठीक है। तो वो आप लोग देख लोगे कि कब ऐसी कंडीशन आती है। तो मतलब ये वाला जो चैप्टर है ना, ये वाली जो टॉपिक है, अपनी जो समझ है ना अच्छी कर लोगे तो 1-2 क्वेश्चन यहाँ से मिल जाता है आए साल, ठीक है। तो इजी क्वेश्चन था ना, बिल्कुल बेसिक था, आराम से हो जाना चाहिए था। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। 2022 में जो था ना, ये वाले जो टाइप के फ्रेमिंग थी स्टार्ट किया था। आई थिंक 4-5 क्वेश्चन ऐसे टाइप के आए थे। तो हम लोग, मैं एक्सपेक्ट कर रहा था ना कि यूपीएससी जो है 2023 में वही बढ़ाएगी, 20-30 क्वेश्चन कर देगी। ये तो फिर 2023 में क्या किया, सारा का सारा क्वेश्चन ऐसे कर दिया था। तो जब पेपर मेरे सामने आया तो मेरी तो हंसी निकल गई, क्योंकि हम लोग ग्रुप में बात करते थे ना, दोस्तों को मैंने बोला था कि आप लोग इसके लिए प्रिपेयर रहना, थोड़ा फैक्चुअली अपने आप को साउंड करके रखना, क्योंकि यूपीएससी ने जो है इंट्रोड्यूस तो कर दिया है, मे बी अगले साल जो है ना इसका बढ़ा देगी क्वांटिटी। और जब देखा ना तो 80-90 क्वेश्चन तो इसी टाइप के थे, तो ये हुआ था, ठीक है। ऐसे वाले क्वेश्चन में आप थोड़ी यही निकाल सकते हो ना, थोड़े जो फैक्ट्स हैं अपने आप को थोड़ा सा उसमें अच्छा बना लोगे, ठीक है। और ज्यादा कुछ करना नहीं है, अपनी जो बेसिक बुक पढ़ते हैं ना उसी में से थोड़ा फैक्ट अच्छे से हम लोग पढ़ लेंगे तो हो जाएगा। इसमें भी हेल्प मिलती है, ऐसा नहीं है कि नहीं मिलती है। हम लोगों ने 2023 का पेपर तो बड़े विस्तार से किया था ना, आपको मैंने बताया भी था कि देखिए कितना ईजी था। और उसमें मेरे मार्क्स जो थे वो 115, 110, ठीक है, इसके बीच में थे। तो अच्छे खासे मार्क्स थे। आई थिंक इसकी कट ऑफ कितनी भी होगी इस बार, तो 80 भी नहीं जाएगी, जहां तक लग रहा है 80-85 रही होगी। तो फिर भी मैंने उतना किया था ना, तो करने का तरीका यही होता है। आप लोग पीछे वाली वीडियोस देखना, आपको कॉन्फिडेंस आएगा, ठीक है। तो ये वाला तो अभी चल रहा है, इस बार 80 आया ना, तो मानिए कि ऐसा ही रहेगा पेपर इस बार भी। तो रेडी रहना, अपने आप को फैक्चुअली अच्छा खासा मजबूत बना लेना। तो ये वाला इसका क्या होगा, इजी था ये भी ना, ऐसा कुछ नहीं है जो हम लोग नहीं पढ़ते हैं। होकेरा जो है, होकेरा आर्द्रभूमि जो है पंजाब में पड़ती है, नहीं, होकेरा सुरिनसन मार्सन जो है ना वो जम्मू कश्मीर की है। तो पहला वाला गलत था, तो एक तो गलत हो गया, ठीक है, सभी 4 आपके नहीं होंगे। जो ये रेणुका अर्धभूमि है ना हिमाचल प्रदेश में है, बिल्कुल फैक्चुअली सही था। रुद्र सागर जो झील है वो त्रिपुरा में है, बिल्कुल सही है, ठीक है। ये वाला 2 तो बिल्कुल सही था। चौथा वाला जो सस्तम कोट्टा झील है ना, वो तमिलनाडु में है क्या? नहीं, ठीक है, सस्तम कोट्टा जो है ना वो केरला में है, ठीक है। तो इसमें से 2 गलत था, 2 सही था, केवल 2 युग में जो था वो सही था। आगे के लिए आप क्या करोगे, हमारी जो इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट ये जो लेक्स है ना उनको एक बार प्लीज 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 आप लोग देख लोगे, ठीक है। इनके साथ वो जो 75 रामसर साइट्स हैं, ठीक है, उनको आप लोग देख लोगे, किस स्टेट में कौन कौन सी है वो आप लोग जरा देख लोगे अच्छे से, ठीक है। तो आगे क्वेश्चन जो आप लोग प्रिडिक्ट कर सकते हो यहाँ से, तो इजी था ना, टफ नहीं था ये वाला। हम्म अब आते हैं, यहाँ से शुरू होते हैं साइंस के क्वेश्चन, ठीक है। साइंस के क्वेश्चन, साइंस के क्वेश्चन भी इजी होते हैं, ठीक है। साल भर आपने अपने थोड़े से बेसिक एक बार करंट कवर कर लो, प्लस साल भर जो न्यूज चलती रहती है साइंस से रिलेटेड रिलेटेड वो आप लोग देख लोगे। तो जो भी मैंने आप लोगों को सोर्स तो बता दिया है ना, आप वहीं से अपनी नॉलेज जो है ठीक ठाक कर लोगे, अपने आप को अपडेट रखोगे, तो जो साइंस के क्वेश्चन होते हैं लगभग हो जाते हैं। और इसमें थोड़ा आप लोग गैस कर सकते हो, ठीक है, इसमें गैस और इलिमिनेशन, ठीक है, अच्छा खासा वर्क करता है। अभी ये कैसे करता है हम लोग बात करेंगे, बट आप लोग ये बेसिक तो इतना कर लोगे कि जो बेसिक साइंस है ना वो अपना आप ठीक ठाक कर लोगे,
प्लस साल भर जो करंट अफेयर होता है वो किसी अच्छे सोर्स से कंप्लीट कर लोगे, चाहे ओनली आइज कर लो, संस्कृति कर लो, दृष्टि कर लो, विजन तो मैगजीन करनी ही करनी है तो वहां से कर लो आप, तो हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें से क्या था कि उपर्युक्त में से जो कौन से है ना वो ओपन सोर्स डिजिटल प्लेटफॉर्म होते हैं, ठीक है, पर बनाए गए हैं। ओपन सोर्स डिजिटल प्लेटफॉर्म का मतलब क्या होता है, ठीक है, ये सबके लिए ओपन होते हैं, सब लोग इसमें क्या कर सकते हैं, कुछ ना कुछ अपडेट कर सकते हैं, सब लोग इसको देख सकते हैं। ठीक है, और हम लोग ये सुनते भी थे, और ये साल भर एटलीस्ट इनको तो आप लोगों ने सुना होगा ना, एटलीस्ट चारों के चारों जो है, छोड़ देते हैं, जो चारों के चारों है ना, ऐसा कुछ नहीं था ना जो हम लोगों ने सुन नहीं रखा था, और ये करंट अफेयर से क्वेश्चन है। ठीक है, और कोचिंग वालों ने इसको कवर भी किया था। आरोग्य सेतु आप लोग सुनते ही थे, कोविन ऐप आपने सुना ही था, डिजी लॉकर हम लोग सुनते ही हैं, दीक्षा प्लेटफॉर्म हम लोग सुनते हैं। ठीक है, तो ये जो चारों के चारों है ना वो ओपन सोर्स डिजिटल प्लेटफॉर्म है। ठीक है, जब ये आरोग्य सेतु हुआ था तो हम लोग उसमें अपडेट करते थे ना कि हमारी हेल्थ कंडीशन कैसी है, हमारे आसपास कोई संक्रमित है कि नहीं है, तो उसमें हम ही लोग तो मॉडिफाई कर रहे थे ना, उसमें रिफॉर्म कर रहे थे उसको, तो यही होता है। ठीक है, तो ओपन सोर्स डिजिटल प्लेटफॉर्म, तो या तो इस बेसिस पे जा सकते थे। और साइंस में जो होता है ना, अमूमन जो होते हैं ना, डी आंसर होता है। आल्दो थोड़ा सा अगर बोल दूं ना कि सारे में आप डी मार के आओगे, थोड़ा सा बचकाना है, लेकिन आप देखोगे ना आप खुद सरप्राइज हो जाओगे कि लगभग आंसर में क्या होता है, डी आता है। ठीक है, तो एक बार अगर देखोगे ना, थोड़ा से अंदर से आवाज आ रही है कि हाँ लग तो रहा है कि सारे के सारे वैसे हैं, तो आप डी कर सकते हो, इसमें गेस के रूप में आप क्या कर सकते हो, डी कर सकते हो। अगर बहुत कोई ऐसा वाला स्टेटमेंट है ना जो एलिमिनेट हो रहा है तभी करना, अदरवाइज सारे के सारे डी कर सकते हो, ये रिस्क ले सकते हो। ठीक है ना, तो इसका ये वाला था, तो यही था, थोड़ा बेसिक्स प्लस ये करंट अफेयर से था, हो जाना चाहिए था। और इस वाले पेपर में तो ऐसा संयोग बना था ना कि साइंस में लगभग में डी 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 सही हो रहा था। वेब 3.0 सेम यही है, वेब जो 2 है उसका नेक्स्ट जनरेशन है, तो यानी कि कोई नई चीज है ना, कोई नया इनोवेशन है। ठीक है, कोई नई पहल है, तो जो बताया था ना भाई, जो इसके एप्लीकेशन होते हैं सारे के सारे सही हो जाएंगे, तो वही था इसमें, इसमें भी इसका आंसर डी ही था। ठीक है, क्या था, वेब 3.0 प्रौद्योगिकी से व्यक्ति अपने स्वयं के आंकड़ों पर नियंत्रण कर सकते हैं। देखिए ये कोई अच्छी चीज है ना, और अगर अपने डाटा जो हमारा डाटा है अगर उसमें हम लोग उसको रेगुलेट कर सकते हैं ना, तो अच्छी बात है ना। तो वही पॉजिटिव चीज कोई अगर है, पॉजिटिव कुछ अगर चीज लाई जा रही है ना, तो उसका जो इफेक्ट होगा ना वो पॉजिटिव होगा। तो इस बेसिस पे चलोगे तो पहला तो सही है, बिल्कुल हमारे डाटे हैं भाई, हमारा अधिकार होना चाहिए, तो ये तो सही है। जो वेब 3.0 है, संसार में ब्लॉकचेन आधारित सामाजिक नेटवर्क हो सकते हैं, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी आधारित नेटवर्क हो सकते हैं। ठीक है, ब्लॉकचेन भी क्या है, डिसेंट्रलाइज सिस्टम है ना, डिसेंट्रलाइज सिस्टम है, थोड़ी सी ज्यादा सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है, तो अच्छी बात है ना, तो हो सकता है। ठीक है, तीसरा क्या था, वेब 3.0 किसी निगम द्वारा परिचालित होने की बजाय जो प्रयोक्ता होते हैं, जो इसके उपभोक्ता होते हैं, जो यूजर होते हैं, उनके द्वारा सामूहिक रूप से परिचालित किया जाता है। यस, तो ये जो वेब 3.0 है ना, ये तीनों इसी की विशेषता है। ठीक है ना, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा। ठीक है, तीनों के तीनों ऐसे कुछ नहीं थे ना जहां से हम एलिमिनेट कर सकते थे, जहां पे ऐसा कुछ लग रहा हो कि ये तो नहीं होगा। ठीक है, तो ऐसे वाले क्वेश्चन में यही रिस्क ले सकते हो ना कि डी मार सकते हो। ठीक है, और कुछ आगे के लिए यही कर सकते हो कि जो वेब 3.0 है ना, न्यूज में भी चल रहा था, तो वेब 3.0 है, इसके बारे में जो भी नॉलेज है ना आप उसको कर लोगे, क्योंकि अभी ना ये चल रहा है प्रेजेंट में, आगे इसमें और इंप्रूवमेंट होगी ना, तो इससे रिलेटेड जो भी अपना बेसिक्स होगा एक बार कवर कर लोगे, गूगल करोगे जाके, बहुत सारे टीचर्स ने पढ़ाया होगा, वहां से अपनी समझ विकसित कर लोगे। ठीक है, वेब 2.0 3.0 इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस होगा उसको आप लोग एक बार अच्छे से देख लोगे। ठीक है, सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस, सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस, सेम वही, कुछ अच्छी चीज लग रही है ना, पॉजिटिव चीज लग रही है। ऑनेस्टली बता रहा हूँ, वहां कुछ मैंने सुन नहीं रखा था, इसके पहले नहीं सुन रखा था। ठीक है, लेकिन इतना तो पता था ना कि सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस कोई अच्छी चीज है, इसी बेस पे गया था, आंसर सही था। सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस जो होती है, क्रयकर्ता प्रयोक्ता अंतरा पृष्ठ को अपनी आवश्यकता अनुसार निर्धारित कर आंकड़ों के क्षेत्र में बदलाव कर सकते हैं। याद रखिए, इधर देखिए, एक तो कोई नवाचार है ना, और उनकी लैंग्वेज देखिए बहुत मॉडरेट है कि हाँ ऐसा ऐसा कर सकते हैं। इसकी इंग्लिश देखते हैं, सास बायर्स कैन कस्टमाइज द यूजर इंटरफेस एंड कैन चेंज डाटा फील्ड। ठीक है, ये कस्टमर्स के फेवर में बोल रहा है, अच्छी बात बोल रहा है, बिल्कुल सही है, होना चाहिए। सास यूजर्स कैन एक्सेस देयर डाटा थ्रू देयर मोबाइल डिवाइस, अच्छी बात है यार कि हम लोग जो जो इसको यूजर है मोबाइल के थ्रू उसको एक्सेस कर सकते हैं अपने डाटा को, तो अच्छी बात है ना, कोई ऐसा नहीं है कि हमें गलत होना पड़े,
इन वाले क्वेश्चन में ना जैसे बाकी सारे क्वेश्चन होते हैं उसमें हम लोग ढूंढते हैं ना कि सही कौन है, साइंस वाले क्वेश्चन में ढूंढिए आप लोग ना कि गलत कौन हो सकता है। ठीक है, इस बेसिस पे जाओगे ना तो चांसेस होंगे बहुत ज्यादा सही होने के। तीसरा, आउटलुक, हॉटमेल और याहू मेल सास के रूप में है। तो ये क्वेश्चन यहाँ पे थोड़ा आप लोग गलत कर सकते थे ना कि मे बी थोड़ा सा फैक्ट दिया हुआ है 2-3, क्या पता ये गलत हो जाए, लेकिन ना ये भी सही था। ठीक है, तो इसका या तो आंसर मार सकते थे कि 1-2 या तो 1-2-3। ठीक है, इसका आंसर वैसे क्या है 1-2-3 है। ठीक, वही रूल पे जाओगे ना, कोई अच्छी सी इनोवेशन है, दो तो बिल्कुल सही हो जाएंगे, तो दो में तो कोई डाउट होना नहीं चाहिए। तीसरा में मे भी थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम हो सकती है, बट तीसरा आंसर सही है। एटलीस्ट दो तो सही हो गया, तीन में से आपको दो पता चल गया ना, बहुत बड़ी बात है। तो इसका आंसर ये हो जाएगा डी। करने का तरीका तो मैंने बता दिया। ठीक, इसके बारे में हाँ कुछ नई चीज है ना, बहुत हम लोग ट्रेडिशनली इसको पढ़ते नहीं है, तो इसके बारे में अपनी जो समझ होगी बेसिक होगी एक बार देख लोगे, क्या पता आगे पूछ सकता है। ठीक, बहुत हिंदी है तब सी है। प्रभाजी कक्षीय बमबारी प्रणाली। Which one of the following statement best reflect the idea behind the fractional orbital bombardment system? नाम पे जा सकते हैं, हर साल यूपीएससी ऐसे एक दो क्वेश्चन पूछती है ना, जो कोई टर्मिनोलॉजी होती है बड़ी अजीब सी होती है, और वो हम लोग पहली बार जाके यूपीएससी में ही सुनते हैं, फिर जाके गूगल करते हैं ना आके तो दिखता है कहीं कोने में पड़ा हुआ था। ठीक है, तो एक ये कोई नया टर्म है फ्रैक्शनल ऑर्बिटल बम्बार्डमेंट सिस्टम। ठीक है, ऐसा कुछ न्यूज में नहीं था ना कि हम लोगों ने सुन रखा था, मैंने तो एटलीस्ट नहीं सुन रखा था, बट कुछ अगर वर्ड से पकड़ना चाहो ना तो यहां से पकड़ सकते हो, बम्बार्डमेंट सिस्टम। इसमें जो बम्बार्डमेंट से रिलेटेड है ना, दो आई थिंक स्टेटमेंट है। पहला क्या था, अ हाइपरसोनिक मिसाइल इन लॉन्च्ड इनटू द स्पेस टू काउंटर द एस्टेरॉयड अप्रोचिंग द अर्थ एंड एक्सप्लोड इट इन द स्पेस। बहुत कुछ अजीब नहीं बोल दिया कि यहां से हम दागेंगे मिसाइल, जो एस्टेरॉयड आ रहे हैं उनको उनको एक्सप्लोड करेगा, तो ऐसा कुछ साउंड ये नहीं हो सकता। ठीक है, इसका आंसर क्या था, इसका आंसर ये था, ये वाला। ठीक है, मिसाइल इज पुट इनटू द स्टेबल ऑर्बिट अराउंड द अर्थ एंड डी ऑर्बिट्स ओवर अ टारगेट ऑन द अर्थ। ठीक है, वहां पे कुछ हवा नहीं लग रही थी टू बी ऑनेस्ट, तो शायद मैंने ये तो छोड़ दिया होगा, छोड़ ही दिया था आई थिंक। ठीक है, सो ऐसे क्वेश्चन में यही करोगे, अगर कुछ अगर मैच कर रहा है ना तो अटेम्प्ट करोगे, अदरवाइज ऐसे क्वेश्चन होते हैं ना दूर से प्रणाम करने वाले होते हैं। ठीक है, कुछ हिंट तो मिल नहीं रहा था तो शायद मैंने छोड़ दिया था। ठीक, तो आप यही करोगे। आगे जब पीछे छोड़ोगे, दो क्वेश्चन मालूम टफ थे ना, तो ये वाला तो आपको हलवा परोस के मिल गया है। क्यूबिट, ठीक है, क्वांटम बिट, क्वांटम बिट हम लोग पढ़ते हैं जब साइंस एंड टेक्नोलॉजी पढ़ते हैं ना, तो उसमें ये वाले क्वांटम तो कंप्यूटर्स पढ़ते हैं ना, क्वांटम कंप्यूटिंग साल भर जो है ना, हर महीने कहीं ना कहीं वो न्यूज में अपना स्थान बना लेता है। तो जब वो पढ़ते हो ना, तो आपके जो ट्रेडिशनल कंप्यूटर्स होते हैं प्लस क्वांटम कंप्यूटर्स होते हैं, तो उनके बीच में हम लोग पढ़ते ही पढ़ते हैं कि जो जो नॉर्मल वाले होते हैं हमारे, जो अभी हम लोग ट्रेडिशनल वाले हैं, वो अगर उस पर बिट पे काम करते हैं ना, तो ये किस पे काम करता है, जो बाइनरी बिट है उस पे काम करते हैं 0-1 वाले पे। इसमें ये क्या करता है, काम किस में करते हैं, क्यूबिट पे काम करते हैं ना, बेसिक डिफरेंस। तो बहुत कुछ नहीं था, सिंपल से पूछा है ना कि क्यूबिट पद का उल्लेख निम्नलिखित में से किस प्रसंग में होता है, तो किस प्रसंग में होता है, क्वांटम संगणन, क्वांटम कंप्यूटिंग। ठीक है, कह सकते हो थोड़ा सा बेसिक था और थोड़ा सा करंट अफेयर से था। हर साल कुछ ना कुछ होता है ना कि इन्होंने ये क्वांटम सुप्रीमेसी हासिल कर ली है, आई थिंक यही था न्यूज में उस साल पड़ा हुआ था कि जो शायद गूगल ने ना उसने वो क्वांटम सुप्रीमेसी कुछ हासिल की थी ऐसा, तो उस समय न्यूज में था। तो क्वांटम कंप्यूटिंग पढ़ते ही पढ़ते हैं, साथ ही ये नई टेक्नोलॉजी है ना, ये तो पढ़े हुए। तो आप क्या क्या पढ़ सकते हो, मान लो जो क्वांटम कंप्यूटिंग है ना, इसके बारे में पूरा का पूरा पढ़ लोगे। ऐसे ही एक टर्म है क्लाउड कंप्यूटिंग, उसके बारे में आप पूरा का पूरा पढ़ लोगे। जो हम लोग आज एआई है, मशीन लर्निंग है, ठीक, इसके बारे में पूरा का पूरा पढ़ लोगे। ठीक है, ऐसे ही आपका थ्री डी प्रिंटिंग है, उसके बारे में पढ़ लोगे। ठीक है, तो जो नई नई तकनीकियां है ना, उनको पढ़ लोगे। आपकी अपनी बेसिक साइंस तो रहेगी, यूपीएससी थोड़ा सा उनमें जो नए नए नवाचार हो रहे हैं ना, उनसे पूछ रही है। तो ज्यादा काम आप क्या करोगे, आपके लिए यूपीएससी में तो क्या है ना, सारा का सारा काम आसान कर दिया है कोचिंग वालों ने। ठीक है, तो वो अगर न्यूज में रहेगा उतना ही कर लोगे ना, तो आपका काम बन जाएगा, क्योंकि जो न्यूज में रहता है वो उसको लोग कवर ही करते हैं, बिल्कुल डिटेल से कवर करते हैं, तो आप अपनी नॉलेज वहां से बढ़ा लोगे। ठीक है, तो ये वाला इजी था, काफी इजी था। निम्नलिखित संचार प्रौद्योगिकियों पर विचार कीजिए। ये जो होते हैं इनमें किसमें लघुपरास युक्तियां या प्रौद्योगिकियां मानी जाती है। जो अभी चल रहा है ना कि इसका सारे का आंसर क्या होता है,
डी होता है। अनटिल अनलेस आपको कुछ ऐसा इसमें ना लगे ना कि ये नहीं हो सकता है, मान के चलिए कि साइंस में जो होता है ना लगभग सही होता है। ठीक है, मैं वो डिस्क्लेमर चला दे रहा हूँ ना कि अगर कोई तीन में से हो सकता है ना कि कोई नहीं हो सकता, तो अंदर से जब तक आवाज ना आए कि ये तो नहीं हो सकता है, तो मान के चलिए कि साइंस वाले जो एप्लीकेशन बेस्ड होते हैं ना उसमें सारे के सारे सही होते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। ठीक है, इसमें से क्या क्या होता है? क्लोज सर्किट टेलीविजन, जो आपका सीसीटीवी होता है, क्या ये एक शॉर्ट रेंज डिवाइस टेक्नोलॉजी होती है? शॉर्ट रेंज डिवाइस टेक्नोलॉजी क्या होती है? सिंपल, जिनकी रेंज जो होती है छोटी होती है, ठीक है, लिमिटेड होती है। तो इसमें सीसीटीवी जो होता है ये आपका क्या होता है? शॉर्ट रेंज डिवाइस होती है। रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन, जो आरएफआईडी होती है वो भी क्या होती है? शॉर्ट रेंज डिवाइस होती है। जो वीलैन होता है आपका वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क होता है, वो भी क्या होता है? शॉर्ट रेंज टेक्नोलॉजी होती है। आई थिंक इसमें ना आरएफआईडी और जो ये वायर वीलैन और डब्ल्यू लैन जो होता है वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क, ये पीछे आ चुका है ना, तो आप अपनी समझ इस पे देख लेते। अगर गूगल किया होता ना तो आपको सिंपल पता चल जाता कि जो ये आरएफआईडी होती है ये किस पे काम करती है? शॉर्ट रेंज डिवाइस पे काम करती है। या तो वहां से कर सकते थे या फिर सिंपली यही कर सकते थे कि हाँ आपको तीनों भी तो ऐसा लग रहा है ना कि हाँ ये शॉर्ट रेंज में काम करने वाली है, तो इस हिसाब से कर सकते थे। ठीक है। बायोफिल्म्स, बायोफिल्म्स कैन फॉर्म ऑफ मेडिकल इम्प्लांट्स विद इन ह्यूमन टिश्यूज। जो जैव परत होती है ना वो मानव ऊतकों के भीतर चिकित्सकीय अंतर रोपों पर बन सकती है। मान लीजिए आपके अंदर कोई, वैसे इसका आंसर क्या था? सारा का सारा डी था। वही मान के चलिए ना, साइंस वाले में लगभग मान के चलिए कि तीनों के आंसर सही होंगे। ठीक है, दिमाग में ये रखिए कि तीनों सही होगा। अब हर स्टेटमेंट को पढ़िए, अगर आवाज आती है ना कि कोई हिंट मिलता है कि नहीं ये तो नहीं होना चाहिए, तब उसको गलत कर, इस बेस पे गलत कर सकते हो। ठीक है, तो पहला वाला क्या बोल रहा है कि जो बायोफिल्म होती है आपके अंदर, सॉरी आपके नहीं, किसी के अंतर्गत चिकित्सकीय अंतरोप है, किसी के अंतर्गत मेडिकल इम्प्लांट हुआ है। ठीक है, तो उस पर बन सकती है क्या? बायोफिल्म का मतलब क्या होता है कि मान लीजिए अंदर कुछ स्टेंट पड़ा हुआ है, उसके ऊपर ये आपके बैक्टीरिया वगैरह जो है वो ग्रो कर जाए, एक पूरी उसको कवर करके फिल्म बना ले। तो संभव है ना सब, तो हो सकता है। ठीक है, और इस ये भी संदेह बन सकती है, जो ये मॉडरेट साउंड करे ना तो बहुत चांसेस होते हैं कि वो सही ही होगा। ठीक है, कैन फॉर्म, ठीक है, कैन फॉर्म, कैन, तो ऐसे चांसेस होते हैं ना कि सही होने के। तो पहला सही हो गया। दूसरा, जो जैव परत होती है वो खाद्य पदार्थ और खाद्य प्रसंस्करण सतहों पर बन सकती है। बिल्कुल बन सकती है भाई, हम लोग अब तो डेली लाइफ में देखते हो ना कि उस पर रखो फफूंद बन जाती है। ठीक है, वो तो दिख जाती है, बैक्टीरिया कवर ही करते हैं, तो हो सकती है ना, बिल्कुल हो सकती है। तीसरा क्या बोल रहा है? जो जैव परत होती है वो प्रतिजैविक प्रतिरोध दर्शा सकती है। एंटी बायोटिक रेजिस्टेंस, ये वाला हम लोग सुनते हैं ना, AMR, एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस। ठीक है, तो हो सकता है यार उतने सारे बैक्टीरिया ग्रो करते हैं, उसमें से कुछ हो सकता है कि वो एंटीबॉडी के प्रति रेजिस्टेंस शो करे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तीनों के तीनों स्टेटमेंट पढ़ने के बाद आपको ऐसा नहीं लगा ना कि नहीं ये नहीं हो सकता है। ठीक है, अंदर से आवाज आ रही थी कि हाँ तीनों के तीनों सही हो जाएंगे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1 2 3। ठीक है, तो इसके बारे में आप आगे के लिए क्या कर सकते हो, ये थोड़ा देख लोगे बायोफिल्म के बारे में। ठीक है, इसमें कुछ खास नहीं था, ये वाला एक टर्म मिल रहा है यहाँ से। गूगल के लिए ना आप यही कर सकते हो कि मान लीजिए यूपीएससी का कोई क्वेश्चन आ गया है, तो उन तीन में से देखो कि क्या कोई नया टर्म है जिनसे मे भी संभव है कि आने वाले सालों में क्वेश्चन बन सकता है। तो इन तीन में से ना जैव परत तो कुछ खास मुझे नहीं लग रहा है। यहाँ से AMR हर साल मतलब हर महीने ना मुझे एक कहीं ना कहीं न्यूज में दिख जाता है, या तो प्रीलिम्स के लिए पढ़ता हूँ तो वहां दिख जाता है, या तो मेंस के लिए पढ़ता हूँ तो दिख जाता है। तो ये AMR जो है ना हमारे हेल्थ के सामने ना सबसे बड़ी चुनौती बन के आ रहा है, क्योंकि ये आने वाले सालों में आपको दिखेगा कि जो इवन जो आपका WHO है ना, उसने बोला है कि जो टॉप 10 ह्यूमैनिटी के सामने हेल्थ कंसर्न है ना, उसमें जो AMR है वो टॉप 3 में है आई थिंक। ठीक है ना, तो इससे क्वेश्चन पक्का बनेगा, या तो आगे वाले आपको मेंस में दिख जाएगा या फिर प्रीलिम्स में दिख जाएगा। तो इसके बारे में जो जो आपकी समझ है ना, एक बार जरा ठीक से कर लोगे आप लोग। ठीक है, आई थिंक अभी कल या परसों न्यूज में था हम लोग, मैंने जो पढ़ा था इसको। तो वाला साइंस की तो इजी आ रहा है ना, मान के चलिए तीनों के तीनों सही होंगे, सारे स्टेटमेंट सही होंगे। उसके बाद दिमाग में ये रखिएगा ना, पहले नोशन रखिए कि सारे सही होंगे, फिर उसके बाद स्टेटमेंट पढ़िए कि ना अगर ये नहीं मतलब इसकी वजह से नहीं होगा तो ही काटिए, अदरवाइज मानिए कि सारा का सारा सही होता है। ठीक है, प्लस अपनी जो बेस है ना उसको स्ट्रॉन्ग रखिएगा। अगला,
प्रोबायोटिक्स। इस साल के जो साइंस के क्वेश्चन थे ना बड़े इजी थे, तो ये हो गया था। 2-3 पोर्शन होते हैं ना जहां से अपनी अपनी पकड़ जो है ना अच्छी रखेगा तो आप पीटी में हमेशा एज में रहेंगे। एक पॉलिटी, बिल्कुल बुक से क्वेश्चन आते हैं, यहाँ गलत करोगे तो आप पिछड़ जाओगे। दूसरा इकोनॉमी, 4-5 चैप्टर है ना, वहां से अपने कॉन्सेप्ट क्लियर रखोगे तो अमूमन क्वेश्चन बन जाते हैं। तीसरा साइंस के क्वेश्चन, ठीक है, साइंस वाले क्वेश्चन होते हैं, थोड़ा एक बार बेसिक कवर कर लो, फिर साल भर का करंट अफेयर कर लो और दिमाग अपने साथ लेकर जाओ एग्जाम में, ठीक है ना, तो परेशान नहीं होना है। तो ये वाले करोगे ना तो यहाँ से आपके 60-70 क्वेश्चन तो बिल्कुल बुक से आ जाते हैं। प्लस इन्वायरमेंट भी रख लो, कुछ इन्वायरमेंट के जो क्वेश्चन जो होते हैं ना स्टैटिक वाले होते हैं, जो बिल्कुल बुक वाले होते हैं जिसमें कॉन्सेप्ट चाहिए होता है। तो इन सारे इतना रखोगे ना तो फिर आपका काम बन जाएगा। दूसरा क्या बोल रहा है, जो प्रजैविक होते हैं प्रजैविकों में जीव खाए जाने वाले खाद्यों में होते हैं किंतु वे नैसर्गिक रूप से हमारी आहार नली में नहीं पाए जाते हैं। इंग्लिश जरूर देखिएगा ना, इंग्लिश बड़ा स्टेटमेंट सीधा सीधा होता है, वहां से एलिमिनेट हो जाता है। The organism in probiotics are found in foods we ingest, but they do not naturally occur in our gut। ये स्टेटमेंट की देखिए, they do not occur naturally in our gut, ठीक है। जो प्रोबायोटिक में हम लोगों ने बात की ना कि जीवाणु और ईस्ट पाए जाते हैं, ये स्टेटमेंट दूसरा वाला कह रहा है ना कि वो क्या होते हैं, जो खाद्य पदार्थ होते हैं उसमें तो होते हैं लेकिन हमारी गट में नहीं होते हैं। आप लोगों को पता होगा ना, पूरा का पूरा एक इकोसिस्टम है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का जो हमारे पेट में पाया जाता है। लाखों करोड़ों की संख्या में क्या पाए जाते हैं, आपके यहाँ बैक्टीरिया पाए जाते हैं, जो अच्छे वाले बैक्टीरिया होते हैं ना, जो आपके डाइजेशन में हेल्प करते हैं, ठीक है ना। तो दूसरा वाला स्टेटमेंट तो बिल्कुल गलत कह रहा है ना कि हमारी आहार नली में पाए ही नहीं जाते हैं, तो दूसरा वाला गलत हो गया। बस आपके यहाँ से ये गया, ये गया, तो या तो आपका पहला सही होगा हाँ, या फिर पहला और तीसरा सही होगा। तो देखिए तीसरा वाली लैंग्वेज देख लेते हैं। जो प्रजैविक है दुग्ध शर्कराओं के पाचन में सहायक हैं। प्रोबायोटिक्स हेल्प इन द डाइजेशन ऑफ मिल्क सुगर। बहुत सिंपल सी बात बोल रहा है कि जो प्रजैविक होते हैं वो दुग्ध शर्कराओं के पाचन में हमारी हेल्प करते हैं, तो यस हेल्प करते हैं, ठीक है। कितना इजी क्वेश्चन था ना। अच्छा, आप लोग जो मेरे साथ क्वेश्चन कर रहे हो ना, इसका सीधा पर्पज यही है ना कि आप लोगों को कॉन्फिडेंस दिलाना हो। एक्चुअली जब मैं एग्जाम देने जब प्रिपेयर मैं कर रहा था ना स्टार्ट के प्रीलिम से पहले, तो मैंने एक सीरीज पढ़ी थी, यूट्यूब पे ही देखी थी, द सॉल्यूशनिस्ट। तो उसमें क्या होता था कि जो उस साल के टॉपर होते थे ना, वो अपना जो पर्सनल एक्सपीरियंस था वो उसमें शेयर करते थे। तो मैंने 4-5 सालों के देखे थे, ठीक है। उसमें इवन मैं तो थोड़ा सा वो पढ़ पढ़ के ठीक मेरा ठीक हो गया है। वो लोग तो मतलब ऐसे ऐसे क्वेश्चन में भी गेस लगा रहे थे ना, एलिमिनेट लगा रहे थे, जो जनरली हो जाना चाहिए था। तो वहां से मेरा कॉन्फिडेंस काफी बूस्ट हुआ है कि अगर आप ठीक ठाक बुक पढ़ लेते हो ना, आपकी जो ट्रेडिशनल बुक्स हैं अच्छे से कर लेते हो, करंट अफेयर अच्छे से कर लेते हो, तो हर बार इतना तो कर सकते हो ना कि 100+ तो आ ही जाएंगे। और अगर 100+ नहीं आएगा ना तो एटलीस्ट जो कट ऑफ होगी उससे तो प्लस जाओगे। तो मेरा तो बिल्कुल भरोसा होता है ना कि अगर कट ऑफ मेरे मार्क्स कम आ रहा है ना, मतलब कट ऑफ कम जाएगी, ठीक है। तो पूरा तो आप लोग यहाँ से यही सीखिए ना। और लगभग जो मैं चीजें बताता हूँ ना कि ये वाला इजी है, तो वो लिटरली इजी होता है। अगर ऐसा नहीं है ना तो मे बी आप गलत सोर्स से पढ़ रहे हो, तो एक बार अपना देख लीजिएगा, ठीक है ना। और मैंने जो जो करता हूँ वो तो मैं बता ही चुका हूँ सबको। लोगों को स्टैटिक तो पता ही होता है ना कि स्टैटिक सब्जेक्ट कहाँ से पढ़ेंगे ट्रेडिशनल, प्लस जो आप एक्स्ट्रा कर सकते हो तो मैंने वो विस्तार से आपको बता ही दिया है, ठीक है ना। इतना कर लो, बहुत आपको हेल्प मिलेगी, क्योंकि सिर्फ नॉलेज से नहीं होगा, इसमें कॉन्फिडेंस चाहिए, ठीक है। डरे डरे रहोगे तो फिर हो सकता है आप वहां रिस्क भी नहीं लोगे। सो अगला क्वेश्चन देखते हैं। कोविड-19 विश्व महामारी को रोकने के लिए बनाई जा रही वैक्सीनों के प्रसंग में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये उस साल का पूरा क्या था, करंट अफेयर था ना, क्योंकि जो कोविड-19 के लिए वैक्सीन बनी हुई थी ना, तो जो उस साल हम लोग प्रिपेयर करते, अगर मैं उस साल अगर प्रिपेयर कर रहा होता, एक्चुअली ये मेरा गलत गया था क्योंकि मैंने ना इस तरह से प्रिपेयर नहीं किया था कि वैक्सीन के बारे में पूछ लेगा, वो भी इतना डीप में जाके, ठीक है, कि कौन सी वैक्सीन किसने बनाई है, प्लस वो किस तरीके से बनाई है, उसके बनाने का मेथड क्या होता है, ठीक है। तो इसमें ये वाला पहला वाला स्टेटमेंट गलत था, बस आपको ये पहला पता होना चाहिए। ऑल्दो जितने भी नाम है ना, ऐसा नहीं था कि वो बिल्कुल कहीं से भी उठ के आ गया था। काफी बड़े बड़े नाम थे जो हम लोग डेली अपने लाइफ में न्यूज में पढ़ ही रहे थे कि इसने ये बना दी है, इस मेथड से बनाई है, बट ना मैं इतना डीप नहीं गया था, तो ये मेरा गलत हो गया था, ठीक है। तो इसमें पहला वाला सिर्फ गलत था कि जो भारतीय सीरम संस्थान जो है ना, उसने mRNA प्लेटफॉर्म का प्रयोग करके कोविशील्ड नामक कोविड-19 वैक्सीन निर्मित की थी, तो ये वाला गलत था, ठीक है। तो आपको यही पता होता तो आप वहां पे गलत कर सकते थे। तो शायद या तो मैंने वहां छोड़ रखा था ना, क्योंकि कंफ्यूज है यार, इतनी सारी वैक्सीन बनी थी, दो रसिया ने बनाई थी, यूएसए ने बनाई थी, हम लोगों ने बनाई थी, ठीक है।
तो ये मुझे डाउट था, तो मैंने या तो छोड़ रखा था या फिर मेरा गलत हुआ था, ठीक है। बट ये क्वेश्चन कहाँ से आया था, करंट अफेयर से था ना, तो आप लोग सोर्स भी देख सकते हो ना, ट्रेस कर सकते हो कि कहाँ से आया था। तो आगे के लिए यही कर सकते हो कि अगर कुछ नई इनोवेशन हो रही है, कुछ नई खोज हो रही है ना, तो आप वहां देख लोगे, ठीक है। तो ये आगे के लिए आपको था। पता नहीं आप लोगों को ये दिख रहा है कि नहीं दिख रहा। अच्छा, सिर्फ ऐसा एक क्वेश्चन में है, मैं पढ़ देता हूँ ना, शायद ये आप लोगों को दिखेगा नहीं यूट्यूब में, ठीक है। तो इस वाले क्वेश्चन में क्या है, यदि कोई, इवन मुझे भी नहीं दिख रहा है, आप लोगों को कहाँ से दिखेगा। यदि कोई मुख्य सौर तूफान पृथ्वी पर पहुंचता है तो पृथ्वी पर निम्नलिखित में से कौन से संभव प्रभाव होंगे। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था। इवन जो ऐसे वाले क्वेश्चन आते हैं ना, इनको सॉल्व करने तो बड़ा मजा आता है। इवन यूपीएससी के जितने पीछे वाले जो 4 स्टेटमेंट आते हैं, 3 स्टेटमेंट आते हैं ना, इन वाले क्वेश्चन को सॉल्व करने में बहुत मजा आता है, क्योंकि एक आप पकड़ो, एलिमिनेट करो ना, तो बहुत खुशी मिलती है अंदर से कि ए से एक पकड़ा, 3 नीचे से कट गए। तो ये वाला बहुत इजी क्वेश्चन था, ठीक है। बस आपको 1-2 पता होता, आपका काम बन जाता। तो ये दिख नहीं रहा है ना, तो आप ओरिजिनल पेपर में अपना सामने लेके बैठना, कर लेना। हाँ, जैसे मैं ये 1-to-1 सॉल्व करा रहा हूँ ना, तो जो सिंसियर बच्चा होगा, प्लीज मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा ना कि इसके यूपीएससी के जो क्वेश्चन होंगे, मार्केट से जाना, डाउनलोड करके लाना। जो मैं लॉजिक लगा रहा हूँ ना, आप खुद उसके बाद देखना कि क्या मैं कर सकता था। अगर आप पुराने लोग हो या फिर अगर नए बच्चे हो ना, तो आप लोगों ने तो बहुत बढ़िया है, ठीक है। आप वही देखोगे ना कि क्या मैं भी सोच सकता था क्या ऐसा, और ऐसा तो नहीं मैं कहीं से भी सोच रहा हूँ, ठीक है ना। तो आप ऐसे प्रैक्टिस प्लीज करोगे, ठीक है। मेरा एक दोस्त है, वो ऐसा ही कर रहा है ना, वो बोल रहा है कि मुझे काफी बेनिफिट मिल रहा है, ठीक है ना। तो आप ऐसा करोगे। तो क्या है, सौर तूफान के बारे में पढ़ते हैं ना, सोलर फ्लेयर्स, सूर्य से सौर तूफान आते रहते हैं, और वहां से क्या निकलती हैं, सौर ज्वालाएं निकल के पूरे ब्रह्मांड में फैलती हैं। तो उनसे क्या क्या होता है, ठीक है। हम लोग तो ये पहला पक्का पढ़ते हैं, किससे, जो जीपीएस है और नेविगेशनल जो प्रणाली होती है, वो क्या हो सकती है। इवन मुझे भी नहीं दिखा यार, जीपीएस एंड नेविगेशन सिस्टम कुछ फेल, इंग्लिश वाला थोड़ा कंफर्म हो रहा है, वो तो बिल्कुल बराबर है, ठीक है। तो इसका पहला वाला क्या बोल रहा है कि जो जीपीएस है और जो नेविगेशन सिस्टम है, कुछ फेल, तो हो सकता है, पक्का हो सकता है। आप लोग पढ़ते हो ना कि अगर सौर तूफान आते हैं तो हमारी जो अंतरिक्ष में जो सैटेलाइट्स हैं, ठीक है ना, उनको क्षति पहुंच सकती है ना, और ऐसा होता भी है। तो उससे हमारा जीपीएस सिस्टम जो है, नेविगेशन सिस्टम है, कुड फेल हो सकता है ना, बहुत जनरल सी बात थी। और इसमें कोई मतलब ये होना चाहिए था, ठीक है। पहला स्टेटमेंट तो बिल्कुल इजी था, और इससे कुछ ज्यादा हेल्प मिल नहीं रही है, सिर्फ आपका बी वाला कट रहा है। अगर पहला आपका सही है ना, तो सिर्फ बी वाला कट रहा है, बाकी आपके 3 बचे पड़े हैं। दूसरा वाला तो हेल्प कर दिया था, काम बन गया था इससे। दूसरा वाला स्टेटमेंट क्या है, सुनामी कुड अकर एट इक्वेटोरियल रीजन। आप बताइए, सूर्य में तूफान आ रहा है, ठीक है ना, और वहां से फिर सुनामी उत्पन्न हो जाएगी क्या, भूमध्य सागरीय क्षेत्रों में, जो भूमध्य रेखीय क्षेत्र हैं। ऐसा तो नहीं होगा ना, क्यों, आपको पता ही होगा कि सुनामी समुद्र में कैसे आती है, ठीक है। कैसे आती है, अगर समुद्र तल पे कोई बहुत बड़ा सा भूकंप आ रहा है ना समुद्र तल में, तो उससे फिर वो जल विस्थापन होगा, फिर बाउंस बैक करके आएगा, तो सुनामी आएगी, ठीक है। तो उसका सौर फ्लेयर से कुछ लेना देना नहीं होता है, सौर तूफान से कुछ लेना देना नहीं होता है। तो यानी कि दूसरा तो पक्का गलत है, बस आपका काम खत्म हो गया यहाँ से। यहाँ पे आप क्या करोगे, जो दूसरा एलिमिनेट करोगे ना, तो पहले वाले में 2 है और डी वाले में 2 है, ठीक है। 3 आपके खत्म हो गए। आपके आंसर क्या हो जाएंगे, 1, 3, 4, 6 और 7, ठीक है। इतना सारा पढ़ोगे नहीं तो भी काम बन जाएगा यार, आप लोग पढ़ लोगे, मुझे कुछ में दिख नहीं रहा, ठीक है। ब्लर दिख रहा है एक्चुअली, कुछ कुछ तो दिख रहा है बट ब्लर दिख रहा है। तो आंसर कैसे होगा पता हो गया ना। ऐसे वाले क्वेश्चन 4-5 में से ना कुछ तो आपको आता ही होगा, ठीक है, जो बिल्कुल जनरल होगा। तो जैसे सुनामी वाला था, सबको पता ही होगा, बस काम खत्म हो जाएगा वहीं से। ये वाले तो फ्री के नंबर होते थे। 41 वाला क्वेश्चन है, जलवायु कार्रवाई ट्रैकर, क्लाइमेट एक्शन ट्रैकर, जो विभिन्न देशों के उत्सर्जन अपचयन के लिए दिए गए वचनों की निगरानी करता है, क्या है, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन यार टफ था मेरे लिए, तो एक्चुअली टफ पड़ा था वहां पे। क्लाइमेट एक्शन ट्रैकर विच मॉनिटर्स द इमिशन रिडक्शन प्लेसेस ऑफ डिफरेंट कंट्रीज इज ये क्या है, ठीक है। तो या तो बिल्कुल आपको पता होता, ठीक है, या तो फिर देखते हैं कि कुछ एलिमिनेट हो रहा है क्या। तो क्लाइमेट एक्शन ट्रैकर, ठीक है, एक इसको ध्यान में रखिएगा। फिर जो 4 स्टेटमेंट है ना, उनमें से देखिए आप लोग क्या पढ़ते हो ट्रेडिशनली, या फिर जो करंट में रहता है ना, तो उनसे क्या पढ़ते हो। तो हम लोग पढ़ते हैं किसको है, यूनेप और वर्ल्ड बैंक के बारे में पढ़ते हैं, डिटेल से पढ़ते हैं, ठीक है। यूनेप हो गया और वर्ल्ड बैंक,
ठीक है, ट्रेडिशनल भी हम लोग पढ़ते हैं, प्लस इनकी साल भर जो होती है वो भी पढ़ते हैं। और अगर नहीं पढ़ते हो ना तो आप पढ़िएगा, प्लस लास्ट में जाते जाते ना एक बार गूगल करके जाइएगा। जैसे मान लीजिए 1 महीने पहले जो है यूपीएससी का प्रीलिम्स वाला पेपर है, तो एक बार सर्च कीजिएगा कि यूपीएससी जो है उसकी कौन कौन से इस साल, सॉरी यूनेप हो गया, वर्ल्ड बैंक हो गया, या फिर कोई भी दूसरा इंस्टीट्यूट हो गया बड़ा वाला, ठीक है, उसकी क्या क्या नए इनिशिएटिव हैं, तो आप एक बार उनको देख लोगे। तो ये तो नहीं था, क्योंकि मैं ऐसा करके जाता हूँ और मैंने नहीं सुन रखा था, ठीक है, तो मैं ये एलिमिनेट कर सकता था। और दूसरा, यस, UNFCCC सब लोग पढ़ते हैं भाई, UNFCCC पढ़ते हैं ना, तो इसकी भी नहीं थी। अगर होता तो मैं पढ़ता, ठीक है ना, साल भर न्यूज में रहती है तो पढ़ता, प्लस जब मैं गूगल करता हूँ ना तो वहां से पढ़ सकता। तो दो तो एलिमिनेट कर लिया मैंने, ठीक है, मेरा फंसा था ये वाला, दो वाला, ठीक है, तो दो एलिमिनेट कर लिया, वो भी बहुत बड़ी बात है। प्लस देख लोगे, इसका रिस्क लेना है तो ले सकते थे, तो इसका आंसर आई थिंक पहला ही वाला था, ठीक है। इसका काम क्या होता है, विच मॉनिटर डिफरेंट कंट्रीज इज अ, ये क्या है, जो क्लाइमेट एक्शन ट्रैकर है वो है डेटाबेस क्रिएटेड बाय कोलिजन ऑफ रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो या तो ऐसा लॉजिक लगा सकते थे, या तो आपको पता होता था, ठीक है, वरना छोड़ भी सकते थे, पीछे अच्छे खासे क्वेश्चन हम लोगों ने कर रखे हैं, ठीक है। अगला, ये भी टफ क्वेश्चन था बट होना चाहिए था, क्योंकि जहां 3-4 स्टेटमेंट आ गए ना, 4-5 स्टेटमेंट आ जाते हैं, वहां ऐसा वाला जब फॉर्मेटिंग होती थी ना, तो समझ लीजिए वो ब्लेसिंग है, यूपीएससी आपकी हेल्प कर रही थी। तो इसका पहला वाला क्या था, जलवायु समूह, द क्लाइमेट ग्रुप एक अंतरराष्ट्रीय और गैर लाभकारी संगठन है जो बड़े नेटवर्क बनाकर जलवायु क्रिया को प्रेरित करता है और उन्हें चलाता है। नहीं सुन रखा था, करंट में भी आई थिंक नहीं था उस टाइम, आई थिंक था, या फिर तो मैंने ना पढ़ रखा हो, प्लस स्टैटिक में भी हम लोग नहीं पढ़ते हैं, ठीक है। तो स्टैंड बाई पे रखो। पिछले वाले क्वेश्चन में, मतलब जब ऐसे क्वेश्चन जब आते थे तो आपको यही बेनिफिट था ना, नहीं आ रहा है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं, कहीं कहीं हेल्प मिल जाती थी। जैसे दूसरा वाला देख लीजिए, ये वाला तो सब लोग जानते ही जानते हैं कि जो इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी है, अभी मैंने बात की थी ना कि जो बहुत महत्वपूर्ण संस्थान है, उनके बारे में आप एक तो पढ़ोगे, पूरे साल पढ़ोगे, लास्ट में जाके ना गूगल में उसको गूगल करोगे, अगर कोई उसकी रिपोर्ट्स कौन कौन सी आ रही हैं और उनके इनिशिएटिव्स क्या है रिसेंट में 1-2 साल के, तो इतना प्लीज करके जाओगे, ठीक है ना। तो ये हेल्प हो जाएगी ना, कि अगर नहीं आ रहा है कि इसने नहीं किया है तो मतलब वो गलत बोल रहा है। तो मैंने तो नहीं सुन रखा था कि जो इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी है ना, इसको शुरू किया है ने जलवायु समूह की भागीदारी में एक वैश्विक पहल EP100 शुरू की है। तो ये तो पक्का मैंने नहीं सुन रखा था, तो भरोसा रखो अपने नॉलेज पे जो पढ़ा है। तो क्या हो जाएगा, दूसरा यहां से एलिमिनेट करोगे ना तो आपके आंसर सीधे सीधे आ रहे थे, ठीक है, हो गया ना। या तो ये कर सकते हैं ना, एक और हिंट मिल रही थी यहां से, दूसरा वाला पढ़िएगा, ये चौथा वाला, हम लोगों ने पढ़ा है ना कि जो कुछ अगर मॉडरेट साउंड करता है, अगर जो स्टेटमेंट है उसकी लैंग्वेज जो है ना काफी मॉडरेट है, तो चांसेस क्या होते हैं कि उसके आंसर सही होंगे। तो चौथा वाला क्या बोल रहा है कि जो कुछ भारतीय कंपनियां होती हैं वो EP100 की सदस्य हैं। कुछ भारतीय कंपनियां, इतनी हजारों कंपनियां है ना, उसमें से कुछ भारतीय कंपनियां बहुत हद तक पॉसिबल है कि होंगी ना, तो यानी कि चौथा स्टेटमेंट तो बिल्कुल जनरल है। और फिर देखिए ना इसमें चौथा कौन सा है, चौथा किसमें है, यहाँ से नहीं हो रहा था आपका, ठीक है, वही था लॉजिक, ठीक है ना, सिर्फ यही था, वही वाला, दूसरा आपको पता होना चाहिए था, और मैंने ऐसे किया था, मेरा हो गया था। या तो कह सकते हो थोड़ा टफ क्वेश्चन था यार, अब सारा का सारा इजी तो नहीं आएगा ना। सो ये वाला, इन सब से सीख यही ले सकते हो ना कि आपके जो ट्रेडिशनली हम लोग जो बुक में पढ़ते हैं, जिनका नाम अक्सर सुनते हैं, थोड़े से महत्वपूर्ण संगठन है ना, उनके बारे में आप यही करोगे, उनकी पूरी बेसिक्स से एक बार पढ़ लोगे अपनी बुक से, हम जो लोग पढ़ते हैं, ठीक है, कि उनकी स्थापना कब हुई थी, क्यों स्थापना हुई थी, उनका मुख्यालय कहाँ पे है, उनका जो काम करने का एरिया कौन है ना, ये वाला भी देख लोगे। यहाँ से एलिमिनेट हो जाता है ना कि हाँ ये इस फील्ड में तो काम नहीं करती है, तो मतलब ये तो नहीं होगा, तो आप ये वाला काम कर लोगे। प्लस साल भर न्यूज में रहती है तो वो आपके करंट अफेयर से हो जाएंगे। इसके अलावा थोड़ा सा आप क्या काम कर लोगे, 1 महीना पहले ना गूगल कर लोगे, जितने बड़े बड़े संगठन है उनके बारे में गूगल कर लो कि ये पूरे साल जो है ना, लास्ट 1-2 साल में कुछ नए इनिशिएटिव लॉन्च किए हैं क्या इन्होंने, या फिर कोई नई रिपोर्ट लॉन्च की है क्या, तो बस इतना हो जाएगा। तो इन्वायरमेंट के जो क्वेश्चन होते हैं ना, या फिर इकोनॉमी वाले जो थोड़े से हटके क्वेश्चन आते हैं, वो वहां से आपका डील हो जाता है, ठीक है ना। इन्वायरमेंट का क्वेश्चन है, बहुत बेसिक क्वेश्चन है, कुछ लोगों को फंसा था बट हो जाना चाहिए था, इतना टफ तो नहीं था। बोल रहा है ना कि यदि जो वर्षा वन होते हैं और उष्णकटिबंधीय वन है, अगर ये पृथ्वी के फेफड़े हैं, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का आदान प्रदान करते हैं, तो निश्चित ही जो आर्द्र भूमियां होती हैं, इसके गुर्दों की तरह काम करती हैं, किडनी की तरह काम करती हैं, ठीक है ना। कि जो ये फैक्ट मिल गया ना कि जो आर्द्र भूमियां होती हैं वो पर्यावरण की क्या होती हैं, पृथ्वी की
किडनी है, ठीक है। तो बोल रहा है कि ना किडनी इनको बोलोगे तो किडनी क्यों बोलोगे, ऐसा क्यों बोल रहा है, इसको सर्वोत्तम वर्णन कौन सा है। तो इसका सीधा सीधा आंसर यही है भाई कि ये काम करते हैं, ठीक है। ये जो है जलीय पादप भारी धातुओं और पोषकों के आधिक्य को अवशोषित कर लेते हैं, ठीक है ना। चार में से अब कैसे ये पता चलेगा, तो आपकी फिर वही बेसिक साइंस आपकी थोड़ी अच्छी होनी चाहिए ना, कि आपको जो आपके सारे बॉडी पार्ट्स हैं ना उनके फंक्शन क्या होते हैं वो तो पता होना चाहिए। तो किडनी का काम पता होता है ना विक्र के, क्या होता है कि आपकी बॉडी में जो नाइट्रोजनस वेस्ट होते हैं उनको वो फिल्टर करता है, जो आपके वेस्ट मटेरियल होते हैं ना उनको फिल्टर करने का काम कौन करता है, तो हमारी किडनियां करती हैं। फिल्टर करता है, यूरिन बनाती है, बाहर निकल जाता है, जो आपके काम के मटेरियल होते हैं आपकी बॉडी में ब्लड में फिर फ्लो हो जाते हैं। तो ऐसा काम होता है ना। तो बस इसका आंसर क्या था, डी। थोड़ा सा इन्वायरमेंट की नॉलेज होनी चाहिए थी, थोड़ी सी आपकी ज्योग्राफी और सॉरी बायोलॉजी, ठीक है ना। तो इसका आंसर क्या था, ये था। यूपीएससी एक दो क्वेश्चन हमेशा ऐसे ही रखती है, एक बार ये पूछ लिया फिर वो बोलेगा कि चींटी कौन सी होती है, ऐसा कुछ क्वेश्चन था। तो ऐसे क्वेश्चन आते रहते हैं ना। हाँ, ये वाला भी इजी ही था कहोगे। डब्ल्यूएचओ के जो वायु गुणवत्ता दिशा निर्देशों के संदर्भ में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार कीजिए। और डब्ल्यूएचओ जो है ना वो गाइडलाइंस जारी करता रहता है। पहला वाला क्या है, पीएम 2.5 का 24 घंटा माध्य जो होता है 15 माइक्रोग्राम मीटर क्यूब से अधिक नहीं बढ़ना चाहिए, और पीएम 2.5 का जो वार्षिक माध्य होना चाहिए वो 5 माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब से अधिक नहीं बढ़ना चाहिए। इतना फैक्ट्स मुझे पता नहीं था उस समय, ठीक है। तो रखते हैं स्टैंड बाई पे। लॉजिक क्या कहता है ना कि अगर ज्यादा फैक्चुअल हो ना तो चांसेस उसके होते हैं गलत होते हैं, बट अब सुन नहीं रखा है ना तो अभी रखते हैं इसको ना कि क्या पता सही हो सकता है क्या पता गलत हो सकता है। तो यहाँ से तो कुछ हमारे हेल्प नहीं मिल सकती थी। दूसरा वाला, किसी वर्ष में जो ओजोन प्रदूषण होता है कि उच्चतम स्तर प्रतिकूल मौसम के दौरान होते हैं। लॉजिक तो बोल रहा था बट बहुत ज्यादा हेल्प यहाँ तो नहीं मिली थी। आगे एक्चुअली क्या है ना, एक स्टेटमेंट जहां से पूरी हेल्प मिल जा रही थी, तो ये यही वाला था। जो PM10 होता है फेफड़े के अवरोध का भेदन करके वो रक्त प्रवाह में प्रवेश कर सकता है। यही गलत था, ठीक है। इतना तो नाम सुना होगा ना, PM2.5 और PM10, ठीक है। बेसिक पे हम लोग क्या कवर करते हैं, तो जब बेसिक में प्रभाव पर पढ़ते हैं ना यही पढ़ते हैं कि जो ये PM2.5 होता है ना काफी छोटा होता है। जब ये छोटा होता है तो यही काम करता है कि जो फेफड़े के जो अवरोध हैं उनको पार करके, मतलब वो आपकी जो क्या होती है एल्वोलाई होती है ना, वहां पे चले जाता है, फिर वहां से ब्लड स्ट्रीम में चला होता है। क्योंकि इसके जो पार्टिकल होते हैं ना, सोचिए एक होता है PM10, ठीक है, साइज थोड़ा सा बड़ा है ना 10 माइक्रोमीटर, और ये PM2.5 उससे कई गुना छोटा होता है ना। तो ये यही काम करता है ना कि पूरी ब्लड स्ट्रीम में फिर चला जाता है, फिर डिफरेंट ऑर्गन में जाके उनको नुकसान पहुंचाता है। तो सबसे ज्यादा रिस्की कौन सा होता है, PM2.5, ठीक है। मान लो ये तो आपको आईज में इरिटेट करेगा, लंग्स में जाके हो सकता है उनको थोड़ा सा वो जाम वाम कर दे। लेकिन जो PM2.5 होता है ना वो जो आपके इंटरनल ऑर्गन होते हैं जो काफी वाइटल होते हैं उनको नुकसान पहुंचाता है। तो तीसरा तो पक्का गलत होगा ना। तो बस तीसरा जब गलत था तो यहाँ तो ए आंसर गया, मतलब ए ऑप्शन गया, सी वाला गया। हो गया, ठीक है। तो आपके दो ऑप्शन एलिमिनेट हुए ना। अब बचा क्या, सिर्फ एक 4 और 1 और 2, यानी कि बी बचा डी बचा। तो पहला वाला जो हम लोग डाउट कर रहे थे ना कि होगा कि नहीं होगा, थोड़ा फैक्चुअल वाला था, तो हो गया, उसकी तो मिल गई ना, हिंट मिल गया उसका, ठीक है। तो ए या तो डी हो सकता है। अब बचा क्या, देख लो, या तो 2 देख लो या फिर 4 देख लो, ठीक है ना, 2 या फिर 4। तो 4 वाला क्या बोल रहा है, वायु में अत्यधिक ओजोन दमा को उत्पन्न कर सकती है, ठीक है ना। तो कर सकती है कि नहीं कर सकती है, बहुत सिंपल सा बोल रहा है ना कि जो एक्सेसिव ओजोन होती है इन द एयर कैन ट्रिगर अस्थमा, कर सकती है, ठीक। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, केवल 1 और 4, ठीक है ना। यानी कि जो दूसरा वाला है, किसी वर्ष में जो ओजोन प्रदूषण के उच्चतम स्तर प्रतिकूल मौसम के दौरान होते हैं, यानी कि सही नहीं है, इस पे छोड़ दो यार, वो काफी वो बोल रहा है ना, थोड़ा डायरेक्ट बोल रहा है कि हाँ इसी वक्त होते हैं। और चौथा वाला बोल रहा है कि जो वायु में अत्यधिक ओजोन होती है वो दमा को उत्पन्न कर सकती है। तो आप देखिए एक स्टेटमेंट वो बिल्कुल थोड़ा स्ट्रेस देके बोल रहा है, दूसरा वाला बिल्कुल जनरल बोल रहा है। तो जो हम लोगों ने गेस करने के लिए पढ़ा है ना, तो गेस क्या करते हैं, जो बिल्कुल थोड़ा सा मॉडरेट साउंड करेगा उसके सही होने के चांसेस अधिक होते हैं। तो ऐसे आप थोड़ी सी आपकी नॉलेज प्लस गेस करने का तरीका, ठीक है, इसको करोगे। यस सॉरी कुछ हो रहा है मेरे गले में, ठीक है। तो इसका आंसर ये हो जाएगा 44 का। इजी क्वेश्चन था ना। हम्म कभी कभी समाचारों में जो उल्लिखित गुच्छी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उस साल फिर हाय तो वो मचा था ना कि गुच्छी पता नहीं कहां से पूछ लिया था। आप वही करोगे जो जो मैंने सोर्स बता रहा है ना, ऑनेस्टली बता दे रहा हूं, मैंने ओनली इसमें पढ़ा था, ठीक है। तो
अब तो बहुत सारे लोग सीरीज चलाते हैं ना, तो यहाँ पे मिस नहीं करना प्लीज, आप लोग इसको देखते रहना, ये वाला, ठीक है, अच्छा खासा हेल्प कर देगा। तो ये क्या होता है, गुच्छी जो है उसके संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो ये क्या है, कवक था, बिल्कुल सही था, मैंने सुन रखा था, ठीक है, मैंने सारे स्टेटमेंट मुझे बिल्कुल पता था। इन्होंने बताया था कि हाँ एक मशरूम होता है, काफी कॉस्टली होता है और काफी न्यूट्रिशियस भी होता है, तो यह एक कवक है, बिल्कुल सही है। क्या यह कुछ हिमालयी वन क्षेत्रों में उगती है? लैंग्वेज भी देखिए, ये भी नहीं बोला है ना कि पूरा बोलती है, कुछ हिमालयी क्षेत्रों में उगती है, तो यस कुछ ही हिमालयी क्षेत्रों में उगती है। एक्चुअली देखो ये कहाँ उगती है, ये आपके कौन से हिमालय है, ठीक है, तो ये जो आपके ईस्टर्न मोस्ट, ये ईस्टर्न वाले हिमालय है ना, यहाँ भी नहीं जाओ, सिर्फ यहाँ वाले, ठीक है ना, तो इधर ही उगती है, नॉर्थ ईस्ट में नहीं था, ठीक है ना, तो ये यहीं पे था, पूरा बताया भी गया था। तो ये कुछ हिमालय वन क्षेत्रों में उगती है, या तो बिल्कुल डिट्टो आपको पता होता, या फिर इसकी लैंग्वेज पे जाते हैं ना कि यह कुछ हिमालयी क्षेत्रों में उगती है, तो यहां से था। तीसरा क्या है, उत्तर पूर्वी भारत के हिमालय की तलहटी में इसकी वाणिज्यिक रूप से खेती होती है। नॉर्थ ईस्ट में देखिए, दो दो यहाँ पे गलत बोल रहा है, एक तो बोल रहा है कि उत्तर पूर्वी हिमालय में, तो ये उत्तर पूर्वी हिमालय जो आपका नॉर्थ ईस्ट वाला होता है ना, नहीं पाया जाता है। दूसरा, ये वाणिज्यिक रूप से खेती होती है, ठीक है ना, तो वाणिज्यिक रूप से नहीं होती है, लोग झोला लेकर जाते हैं और जंगल में ऐसे उगता है, बिन बिन के लाते हैं, इसलिए बड़ी कॉस्टली हो जाती है ना, क्योंकि रेयर मिलती है, ठीक है। तो ये तो हो गया ना कि मुझे पता था क्योंकि मैंने पढ़ रखा, सुन रखा था, ठीक है ना। अगर नहीं पता होता तो सॉल्व कर लेते, इसका बचा आंसर क्या हो जाएगा फिर? हम्म, यह कवक है, कुछ हिमालय वन क्षेत्रों में उगती है, तो इसका आंसर क्या था, 1 and 2, ठीक है। मान लो अगर नहीं सुना होता तो कैसे करते, ठीक है, कैसे करते, आ, दूसरा वाले की लैंग्वेज देखो, दूसरा वाला तो बिल्कुल मॉडरेट साउंड कर रहा है ना कि यह कुछ हिमालयी वन क्षेत्रों में उगती है, तो यार देखो इसको ऐसा कुछ तो नहीं मिल रहा है ना कि आप गलत कर दोगे, तो यानी कि दूसरा तो बिल्कुल सही होगा, तो आपका आंसर क्यों चला जाएगा, आपका ए चला गया, आपका बी चला गया, ठीक है ना। बचा क्या आपका, या तो सी होगा या फिर डी होगा। तीसरा वाला देखो, तीसरा वाला बोल रहा है ना कि उत्तर पूर्वी भारत के हिमालय की तलहटी में इसकी वाणिज्यिक रूप से खेती होती है। आप बताओ, अगर इसकी वाणिज्यिक रूप से खेती खेती होती, ठीक है, और आप यूपीएससी पढ़ने वाले हो, तो आपकी नजरों से मिस होता है क्या? बिल्कुल नहीं मिस होता ना। चाहे आप इन्वायरमेंट में पढ़ लेते, चाहे इकोनॉमी में पढ़ लेते, कहीं ना कहीं हम लोग अगर पढ़ ही लेते हैं ना, पूरे साल न्यूज में रहती है, तो अगर इसकी वाणिज्यिक रूप से खुद खेती होती तो क्या हम लोगों से मिस होता? बिल्कुल नहीं मिस होता ना। तो अपने नॉलेज पे थोड़ा सा भरोसा रखते तो हो जाता, ठीक है। तो ये तो मैं उसके लिए बता रहा हूँ ना, यानी कि तीसरा तब गलत हो जाता, तो इसका आंसर ऑटोमेटिक क्या बचता, 1 और 2। वो गैस वाला तरीका बता रहा हूँ मैं ना, गैस ऐसे भी करते हैं कि अगर मान लो नहीं सुन रखा है ना, तो अपने नॉलेज पे भरोसा रखिए, खुद की नॉलेज पे भरोसा रखिए, जहाँ कोचिंग में आपने पढ़ा है ना उस पर भरोसा रखिए, जो आप करंट अफेयर जहां से कर रहे हो ना उन पे भरोसा रखिए, ठीक है। तो ऐसा होता था, ठीक है, पता होना चाहिए था, नहीं पता था तो फिर ऐसे कर सकते थे, अगर इन दोनों में हवा नहीं लग रही तो फिर छोड़ सकते थे, ठीक है, तो ऐसे था। पॉलीएथिलीन टेरेप्थलेट के संदर्भ में जिसका हमारे जीवन में बहुत व्यापक उपयोग है, निम्नलिखित कथनों पर विचार के लिए। मतलब कुछ प्लास्टिक का ऑब्जेक्ट है, हेल्प मिली थी, ऑप्शन से हेल्प मिल गई थी, अभी देखिएगा कैसे, ठीक है। तो इसके बारे में विचार करना था। पहला क्या है, इसके तंतुओं को ऊन और कपास के तंतुओं के साथ उनके गुणधर्मों को प्रबलित करने हेतु सम्मिश्रित किया जाता है। लैंग्वेज इनकी देखिएगा, इजी बोल रहे हैं ना, बहुत दायरे में, कि मान लीजिए कोई पॉलीएथिलीन टेरेप्थलेट है, इसको बोल रहा है कि अगर ऊन के साथ और कपास के साथ मिक्स कर दोगे, मिश्रित कर दोगे ना, तो इसके गुणधर्मों को प्रबलित किया जा सकता है, थोड़ी इनकी स्ट्रेंथ बढ़ाई जा सकती है। बिल्कुल बहुत इजी लैंग्वेज बोल रहा है ना, तो या तो यहां से कर सकते थे, ठीक है, नहीं कर सकते थे, थोड़ा स्टैंड बाई पर रखिए, आगे हेल्प मिल जाएगी। अगला, इससे जो बने पात्र होते हैं को किसी भी मादक पेय पदार्थ को रखने के लिए उपयोग किया जा सकता है। मतलब बोल रहा है ना कि इससे जो आपके प्रोडक्ट बनेंगे, इससे जो पात्र बनेंगे ना, उसमें कोई भी आप एल्कोहलिक बेवरेज डाल सकते हो। इनकी लैंग्वेज देखिए, किसी भी मादक पेय पदार्थ को रखा जा सकता है क्या, तो ये जो लैंग्वेज बोल रहा है ना कि किसी भी को रखा जा सकता है, यही आपका एक्सट्रीम वाला है, तो यहां से आप एलिमिनेट कर सकते थे। कंटेनर्स मेड ऑफ इट कैन बी यूज टू स्टोर एनी 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 एल्कोहलिक बेवरेज, दूसरा नहीं हो सकता, ठीक है। दूसरा आप काटोगे ना तो आपका बी और डी गायब हो गया, तो यानी कि ए वाला तो ऑटोमेटिक सही हो जाएगा ना, 1 और 3 बचा और 1 और 4 बचा, ठीक। तो बस अब देख लो 3 और 4 में क्या हेल्प मिल रही है, पहला तो ऑटोमेटिक सही हो गया। जो इससे बनी बोतलें होती हैं का पुनर्चक्रण कर उससे अन्य उत्पाद बनाए जा सकते हैं। लैंग्वेज देखिए कि इसकी जो बोतल होती है उसको रिसाइकल करके दूसरे ऑब्जेक्ट बनाए जा सकते हैं। लैंग्वेज कितनी मॉडरेट बोल रहा है ना, तो बिल्कुल बोल रहा है कि हाँ भाई मैं सही हूँ, ठीक है। तो तीसरा यहां से सही हो जाएगा, ठीक है। चौथा देख लो क्या बोल रहा है, या तो यहां से कर सकते थे कि मॉडरेट साउंड कर रहा था, चौथा देख लो कि इससे जो बनी वस्तुएं होती हैं का भस्मीकरण द्वारा
बिना ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन किए आसानी से निपटान किया जा सकता है। कि इससे जो बनी वस्तुएं होती है ना, उनको अगर जलाओगे ना तो बिना ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन होगा। ऐसा कुछ लॉजिक कर रहा है क्या आपका कि प्लास्टिक की मटेरियल है, उसको जलाओगे तो उससे कोई ग्रीन हाउस गैस निकलेगी नहीं। कितना एक्सट्रीम बोल रहा है ना। तो दो दो एग्जाम्पल आप लोग देख लो, एक कैसे मॉडरेट साउंड होता है और कैसा एक बिल्कुल एक्सट्रीम साउंड होता है। तो दोनों के बीच में डिफरेंस, दोनों यूपीएससी की लैंग्वेज पकड़ लो, ठीक है ना। आपको आगे एलिमिनेशन और गैस करने में हेल्प करेगी, ठीक है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1 एंड 3 हो जाएगा। ठीक है, ये वाला प्लीज ध्यान रखना आप लोग ना, आपको बहुत हेल्प करेगा कि मॉडरेट साउंड किसे कहते हैं और एक्सट्रीम साउंड किसे कहते हैं, ठीक है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1 एंड 3, ठीक है। अगला बहुत इजी क्वेश्चन हो जाना चाहिए था। निम्नलिखित में से कौन सा जो है एक पक्षी नहीं है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या था, गोल्डन महासीर। ये क्या है भाई, गोल्डन महासीर जो है वो आपकी एक मछली है, ठीक है। इसको टाइगर फिश भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, टाइगर फिश। पहले वाले में बोला था मैंने ना कि मेरा जो शौक है वो क्या है, नेशनल ज्योग्राफिक देखने का है। तो उसमें पूरा देख रखा था मैंने। एक वो कोई था ना, वो मछली पकड़ता है जगह जगह जाके, तो उसने यहाँ पढ़ा था। या तो आप मतलब ऐसा कर सकते थे, बाय नेम भी जा सकते थे कि जो मछली और जो इसके नाम होते हैं ना, पक्षियों के जो नाम होते हैं बिल्कुल ऐसे ही होते हैं। व्हाइट आइबिस, स्पून बिल, इंडियन नाइट जार, ये जो नाम का तरीका होता है ना, ये वाला ऐसे टाइप के, ये ना पक्षियों के ही नाम होते हैं। एक बार यूपीएससी ने इसके पहले भी पीछे क्वेश्चन पूछ रखा है ना कि इनमें से जो है किसके जो कौन सा पक्षी नहीं है या फिर कौन पक्षी है। तो हम लोग ऐसे ही गेस करते थे। पुरानी थीम थी। इस पे भी अगर आपको हेल्प नहीं मिल रही है ना, तो हम लोग इन्वायरमेंट का पढ़ते हैं ना। तो इन्वायरमेंट में हम लोग ना वो फ्लैगशिप स्पीसीज पढ़ते हैं। तो जब कावेरी वाला जब पढ़ते हैं हम लोग ना, जब कावेरी का पढ़ते हैं तो कावेरी में बोला जाता है ना कि ये जो महासीर है ना, वहां की वो फ्लैगशिप स्पीसीज है, ठीक है ना। तो यहां से क्वेश्चन हो सकता था। और ये जो गोल्डन महसीर है, इसका क्या हुआ है, यूपीएससी ना अपने ऑप्शन में, यूपीएससी जो है अपने ऑप्शन में ये गोल्डन महसीर जो है ना नाम रख रखी थी। तो ऐसा बिल्कुल ऐसा नहीं था कि कहीं से भी आ गया था। बहुत वेल नोन फैक्ट था, आपको पता होना चाहिए था। एक्चुअली क्या होता है ना, इनके दांत होते हैं ऐसे 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 ऐसे, इसलिए इनको टाइगर फिश बोला जाता है। बड़ी खराब टाइप के, हाथ पड़ जाएगा तो आपका हाथ काट लेगी, ठीक है। तो यहां से हो सकता था, मतलब सब जगह से हिंट था। पहली बात तो वेल नोन थी, आपकी कावेरी रिवर की फ्लैगशिप स्पीसीज है, यूपीएससी ने पहले पूछ रखा है। तो यही करते हैं ना कि ऑप्शन भी देखा जाता है। राइट ऑन जो सही वाला होता है उस पर तो गूगल करोगे ही करोगे। अगर यूपीएससी ने जो है बना रखा है ना, तो उस पर भी गूगल करोगे आप, ठीक है। तो ये काम करना था। तो इजी था ना, बिल्कुल इजी था। ये टफ क्वेश्चन था। आई थिंक मेरा ना गलत हो गया था क्या। निम्नलिखित में से कौन सा जो होते हैं वो नाइट्रोजन फिक्सेशन करने में हेल्प करते हैं। नाइट्रोजन फिक्सेशन पता होगा, नाइट्रोजन फिक्सेशन क्या होता है। जो दलहनी कुल की फसलें होती हैं, दलहनी कुल की फसलें होती है ना, वो क्या करती हैं, नाइट्रोजन को फिक्स करती हैं, ठीक है, ताकि जो पौधे होते हैं फिर उसको यूज कर सकते हैं, ठीक। तो ये वाला कॉन्सेप्ट हम लोग पढ़ते हैं। कौन कौन करता है वो जरा देख लेते हैं। इसमें से जो चिक पी है ना, वो करता है क्या, इसका आंसर क्या था कीजिए। आज सिर्फ यही तक करते हैं ना, इसके आगे हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। टाइम थोड़ा सा ज्यादा हो गया है। सो आगे का जो बचा हुआ क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट डे कर लेंगे, ठीक है। थैंक यू।